हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर विकास झालानी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और कंपनी सेक्रेटरी भी हूं और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके सीए इंटर में दो ग्रुप हैं, चार चार पेपर के, और आपका जो लास्ट पेपर है पेपर नंबर 8, उस पेपर नंबर 8 का एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में समझेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट में हम एफएम बोल देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 8, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। उसके दो पार्ट हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करता है बेटा 60 मार्क्स, 60 मार्क्स कवर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो 60 नंबर का आएगा और बाकी 40 नंबर कवर करेगा इकोनॉमिक्स। तो ये दो पार्ट हैं पेपर नंबर 8 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एफएम एंड इकोनॉमिक्स। जो ये 60 मार्क्स वाला जो पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बच्चों, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 60 मार्क्स वाला जो पार्ट है बहुत इजी है, बहुत सॉफ्ट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर आता है इसमें स्टूडेंट का। और ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट को भी कवर करेगा। बहुत अच्छा स्कोर इसमें बन सकता है। अगर आपकी अच्छी स्टडी है तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो। अब देखिए, जो 60 नंबर का पेपर आता है इसमें आपका जो पैटर्न है वो क्या रहता है। पैटर्न ऑफ पेपर, पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी देर इज नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है आपके सीए इंटर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न का ये पेपर है, नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पैटर्न। इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो चूंकि प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें ज्यादा आता है। 60 मार्क्स में से ये मान के चलिएगा कि 48 से लेकर 50 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आएंगे। प्रैक्टिकल पेपर है अभी, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें 48 से 50 मार्क्स तो आपका प्रैक्टिकल आएगा। और बाकी थ्योरी भी आती है 10 से 12 नंबर की। मैं ये रेंज क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये वेरी करती है, ये वेरी करती है। 10 से 12 नंबर वेरी करते हैं, प्रैक्टिकल में 48 से 50 नंबर वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पैटर्न हो गया पेपर का। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग पेपर आता है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें टोटल जो है वो आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है और जो कंपलसरी होता है बेटा। 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कंपलसरी होता है, जो आपको करना ही है। बाकी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स ईच। बाकी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स ईच। अब आप बोलोगे तो 70 नंबर का हो गया। तो जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 5, इसमें से आपको करने होते हैं एनी 4, कोई 4। इसका मतलब क्या हुआ, एक 10 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, वो आप
करिए अटेंड। इसमें थ्योरी भी आती है, इसी में थ्योरी आती है, इंक्लूडिंग थ्योरी। ये थ्योरी के जो क्वेश्चन है इन 5 में से ही आते हैं। इसका मतलब आप थ्योरी को ऑप्शन में लेके चल सकते हो, लेकिन ये गलती मत करना। मैं आपको कोई इसमें राय नहीं दूंगा। आपको थ्योरी भी पूरी तरह से तैयार करनी है, अच्छे तरह से। कारण क्या है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ आ जाता है, तो उस केस में थ्योरी क्वेश्चन हमें हेल्प कर सकता है, वो आपको नंबर दिला सकता है। तो आपको थ्योरी छोड़ने की गलती नहीं करनी है, आपको पूरा 100% पढ़ना है, 100% पढ़ना है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे थ्योरी के आए, चाहे प्रैक्टिकल आए, यू शुड बी एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरी भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो इस तरह से आपके पेपर का पैटर्न रहता है। अब हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, स्टडी पैटर्न क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा, बात करते हैं नोट्स की और क्वेश्चंस की। दो चीजें ही करनी होती है, नोट्स और क्वेश्चंस। नोट्स जो है मैं आपको क्लास में लिखाऊंगा, सारे नोट्स जितने भी नोट्स हैं मैं आपको क्लास में लिखाऊंगा। आपको प्रिंटेड कुछ भी नहीं मिलेगा नोट्स में, सारे नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे। तो प्लीज इसके लिए एक अलग से कॉपी आपको बना के रखनी है, एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। क्वेश्चन भी उसी में होंगे, नोट्स भी अलग से, अलग अलग नहीं बनानी है। नोट्स भी उसी में लिखना है, क्वेश्चन भी उसी में करने, लेकिन वो कॉपी संभाल के रखिएगा, सिस्टमेटिक उसे बनाइएगा, क्योंकि सारे नोट्स में उसमें लिखवाने वाला हूं और एग्जाम तक वो आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप उसे अच्छे से मैनेज करिएगा, मेंटेन करिएगा। तो सारे नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा। क्वेश्चन की बात करें तो आपको एमसीसी का क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा एक, जिसे हम कंपाइलर भी बोलते हैं एमसीसी का। वो आपको मिला होगा, या तो मिल गया होगा या मिल जाएगा। ठीक है ना, या तो मिल चुका होगा या फिर 1-2 दिन में आपको हो सकता है वो मिल जाएगा, एमसीसी का क्वेश्चन बैंक कंपाइलर। इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन बैंक से हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक में पांच चीजें कवर है। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कवर है, प्रैक्टिस मैनुअल कवर है, आरटीपी जिसे हम रिवीजन टेस्ट पेपर बोलते हैं वो कवर्ड है, एमटीपी दैट इज मॉक टेस्ट पेपर वो कवर्ड है, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वो इसमें कवर्ड है। तो ये पांच चीजें इस कंपाइलर में कवर्ड है, और इसके कारण ये कंपाइलर बहुत ही स्मार्ट कंपाइलर हो जाता है, क्योंकि हर चीज इसमें कवर कर ली गई है। और हर चैप्टर में आप देखेंगे 40, 50, 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस। आप अगर उनको प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो उसके अलावा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस। इनमें से ये दो चीजें हम जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे, ये क्लास में हम करेंगे। आईसीआई का मटेरियल हम क्लास में करेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चन है वो हम क्लास में करेंगे। बाकी 3 चीजें जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, बाकी 3 चीजें होमवर्क रहेगा जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा। तो ये अपना स्टडी पैटर्न होगा, पढ़ने का अपना पैटर्न रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने आज तो कॉपी नहीं बनाई होगी, लेकिन कल आप जरूर कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले रफ में करेंगे फिर फेयर में करेंगे तो डबल काम हो जाएगा जबरदस्ती। तो आप कल को, आज तो कोई बात नहीं है, कल कॉपी बना लीजिएगा। आज तो वैसे भी मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबके। तो ये अपना पढ़ने का पैटर्न होगा। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, जो मैंने आपको बताया आपके एफएम से रिलेटेड। कॉपी आप लोगों ने बना ली है, वेरी गुड। जिसने नहीं बनाई है वो कल तक बना ले। जो मैंने आपको चीजें बताई इससे रिलेटेड कुछ चीज आपको पूछनी तो आप पूछ सकते हो। नो वो तो साइज क्या मैटर करेगी कॉपी की, बना लीजिए, भर जाए दोबारा दूसरी बना लेना। हाँ, एक ही रजिस्टर नोट्स के लिए और क्वेश्चन के लिए एक ही बनेगा। नहीं गौतम, बताया ना मैंने, एक ही कॉपी बनानी है। चैप्टर कितने हैं टोटल? 10 चैप्टर्स है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 10 चैप्टर हैं आपके एफएम में। हाँ बिल्कुल कर दीजिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं।
एफएम का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूंगा आज मैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूं एफएम का। ये तो आपका मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया, मैंने आपको स्टडी का पैटर्न बता दिया। मेनली तो आईसीआई के साथ साथ बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है भाई, आईसीआई भी करनी है और बाकी चीजें भी करनी है। प्रांजल प्लीज ध्यान दीजिए, है ना। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर 1 का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, है ना। चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉपी निकाल लीजिए सब लोग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके डाउट्स आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, है ना, और साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको इसका इजी फॉर्म समझा देता हूं। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिना कैपिटल के आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, कहां से वो पैसा आएगा हमारे पास बिजनेस करने के लिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस चीज को मैनेज किया जाता है। दूसरा, आपको कितने पैसों की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लमसम बेसिस पे स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस करना, लमसम अमाउंट डाल के स्टार्ट कर देते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं होता। हम बिजनेस में जो भी काम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, एकदम सटीक काम करते हैं। जितना पैसा हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए हम उतना ही लगाते हैं, ना तो हम ज्यादा लगाते हैं ना ही हम कम लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छी सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है और हम 50 लाख रुपए लगा देते हैं, तो इसका कोई यूज है क्या। जब काम 10 लाख से हो रहा है तो हम 50 लाख क्यों लगाएं। दूसरा, 10 लाख की जरूरत है तो हम 5 लाख से भी हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम 5 लाख लगाते हैं, कम लगाते हैं, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। यानी जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही पैसा लगाना है, ना तो ज्यादा ना कम। इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स, कि जितना जरूरत है उतना लगा दिया और उससे आप बिजनेस कर रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये सब चीजों को मैनेज करना, कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा, उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या यूज करना है, ये सब चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आप लिखिए, उसके बाद अपन और डिस्कशन करेंगे इसका। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज मैनेजरियल एक्टिविटी in which funds, capital, amount, required in business is estimated, arranged, applied, controlled in such a way that business objective is achieved. This is the definition of financial management. सब लोग कॉपी करेंगे इसे। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक बार ध्यान दे लीजिए, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा कॉपी करने का।
व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। सबसे खास बात ये मैनेजरियल एक्टिविटी है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसका काम है? जो मैनेजमेंट पर्सनल हैं उनका काम है, मैनेजमेंट के लेवल के लोगों का काम है। ये क्या करना होता है इसमें? इसमें जो बिजनेस में हमें पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो हमें एस्टिमेट करना होता है। एस्टिमेट सबसे पहला काम, एस्टिमेशन करना। जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस में जो भी काम होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक एक रुपए का अच्छा यूज होना चाहिए। तो एस्टिमेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली हमें अरेंजमेंट करना है। कितना चाहिए पैसा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अरेंजमेंट करेंगे, ना तो ज्यादा ना कम। मैंने बताया दोनों सिचुएशन बेकार है। ज्यादा कर लोगे तो कोई यूज नहीं है, कम करोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमें अरेंज करना है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? एस्टिमेट करना होगा कि रिक्वायर्ड कितना है, और अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट आपको उसका अरेंजमेंट करना है। आपको अरेंजमेंट करना है उसका, उस पैसे का आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है? अरेंजमेंट करने के बाद आपको उसे अप्लाई करना होगा, बिजनेस में यूज करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। और यही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, अब हमें उसे रेगुलर वे में कंट्रोल भी करना होगा, रेगुलर वे में। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी कि पैसा अरेंज किया, एस्टिमेट किया, अरेंज किया और अप्लाई करके भूल गए ना। आपको रेगुलर वे में कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चलती जाएगी और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। तो रेगुलर वे में आपको कंट्रोल करना होगा। और ये सब काम क्यों कर रहे हैं हम? ये सब काम हम कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। क्या है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव? क्यों करते हैं बिजनेस? रिप्लाई कीजिए सभी लोग, क्यों करते हैं हम बिजनेस? क्यों करते हैं बिजनेस? प्लीज रिप्लाई यू ऑल। सबका जवाब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सबका जवाब आया। टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। यह हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है। जितने रिसोर्सेज है लिमिटेड, उससे ज्यादा हम कैसे कमाएं, यह हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है। ये और ये सब कैसे पॉसिबल है? जब हम फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। हमारे फाइनेंस को मैनेजमेंट करना होगा हमें। ठीक है ना? एक एक रुपए का प्रॉपर यूज होना चाहिए। एक एक रुपए से हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, ये इस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्लियर है बच्चों? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हाँ, बिजनेस वैसे तो बिजनेस कई तरह के होते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, एक प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही चैरिटी का, वो अलग मैटर है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो क्या क्या काम करना है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? पहला काम एस्टिमेशन ऑफ फंड्स, दूसरा काम अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, तीसरा काम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और चौथा काम कंट्रोल ऑन फंड्स। ये सारे काम हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करने होते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इसे कॉपी करने के लिए। फटाफट आप कॉपी करिए इसे। ओके बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा इसे आई थिंक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे काम हमें करने होते हैं, लेकिन दो मेन एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसको आपको ध्यान रखना है। दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड नंबर 2 इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये दो मेन काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब अरेंजमेंट करना, फंड्स को अरेंज करना, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब उसका यूज करना यानी अप्लाई करना, एप्लीकेशन और यूज ऑफ फंड्स। जो भी पैसा आपके पास है उसका प्रॉपर्ली यूज करना। तो ये दीज आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। पैसा कहां से आएगा, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं। दो मेन सोर्सेज होते हैं बेटा, फाइनेंस अरेंज करने के दो मेन सोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये दो मेन सोर्स होते हैं फाइनेंस अरेंज करने के, इंटरनल सोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी वो पैसा जो ओनर्स के द्वारा लगाया जाता है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं ओन्ड फंड। ओन्ड फंड मालिकों के द्वारा लगाया जाने वाला पैसा। और जो पैसा बाहर से आता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स यानी डेब्ट फंड। जो पैसा मालिक लगाते हैं ओन्ड फंड, और जो पैसा बाहर से आता है डेब्ट फंड। ओके, अब आप लोग मुझे बताइए ओन्ड फंड के एग्जाम्पल क्या क्या है। ओन्ड फंड के एग्जाम्पल, रिटेन अर्निंग एकदम सही, सेविंग्स कैपिटल, इक्विटी, बिल्कुल बिल्कुल। इक्विटी शेयर्स इसमें आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये इसमें कवर होता है। और एक्सटर्नल सोर्स में कवर होता है डिवेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें कवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबने सही जवाब दिया। तो ये सब इसमें कवर होता है। तो ये दो मेन सोर्स होते हैं, या तो ओनर्स पैसा लगाएंगे या उधार का पैसा होगा, ओन्ड कैपिटल होगी या डेब्ट कैपिटल होगी। तो ये दो प्रकार की कैपिटल होती है बिजनेस में। चलिए, अब पैसा अरेंजमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू यूटिलाइज इट, टू यूज इट इन द बिजनेस। अब मेरे को ये बताइए, जो पैसा हमने अरेंज किया है उसका यूज कहां पे होता है, कहां यूज करते हैं हम? जो पैसा हम अरेंज करते हैं उसे कहां यूज करते हैं, बताइए। जो पैसा हमने अरेंज किया उसे कहां यूज करना है? बिजनेस में कहां करना है, ऑपरेशन में कहां करना है, कहां यूज होता है पैसे का? पैसे का यूज कहां पे होता है, बताइए। यस, आंसर आ गया, बिल्कुल, असेट परचेज करने के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही आंसर। दो जगह जरूरत होती है पैसों की मेनली, जो दो जगह हम यूज करते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन फिक्स्ड एसेट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन करंट एसेट। ये दो जगह हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस शीट को बेस बनाइए ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यानी सोर्सेज, जहां से पैसा आता है, कैपिटल, लोन्स एक्सेट्रा, और उस पैसे को हम कहां लगाते हैं, एसेट साइड। एसेट साइड में दो ही चीजें होती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो या तो पैसा फिक्स एसेट में लगेगा या करंट एसेट में लगेगा। करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दिस इज वर्किंग कैपिटल। तो ये दो जगह हम पैसा लगाते हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कितना हमें लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना है, कितना प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है, कितना फर्नीचर हमें लगाना है, ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना स्टॉक रखना है, कितना हमें डेटर्स को उधार देना है, कितना हमें कैश बैलेंस रखना है। कैश बैलेंस रखना भी इन्वेस्टमेंट है बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिए। कई लोग कई बार ये सोचते हैं यार कैश बैलेंस क्या है, बिजनेस में जो कैश बैलेंस रखते हैं वो क्या है? दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अरे हमारा पैसा रखा हुआ है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट ही तो है वो। अब वो कैश के रूप में रखा हुआ है चाहे और किसी रूप में रखा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब क्यों रखना पड़ता है कैश? हमें डे टू डे एक्सपेंसेस कहां से चुकाएंगे, उसके लिए हमें कैश रखना होता है।
तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमें कहां कहां कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब किसका पार्ट है? यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का पार्ट है। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में आपको? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें यही पढ़ना है पूरा, यही सारी चीजें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर 3, डिसीजंस टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिसीजंस टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं बताइए, आप लोगों को जवाब देना है इसका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं बताइए सब लोग, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इसे, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है सबने। अभी तक एक आंसर सही आया है केवल जानवी का। जानवी ने एक और आंसर सही दिया। पलक ने एकदम सही आंसर दे दिया, पलक ने आंसर दे दिया, आंसर आ गया भाई, पूरा आंसर आ गया, पलक ने एकदम सही आंसर दे दिया, बिल्कुल, वेरी गुड पलक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 प्रकार के मेनली डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। हम डिसाइड करते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो ये सब डिसीजन मेकिंग हम करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं? हम 2 तरह के इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो फिक्स असेट में यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक करंट असेट में, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या डिसाइड करते हैं? हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा डिसीजन लेते हैं डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसका डिसीजन हम लेते हैं। ये 2 मेन प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तीसरा डिविडेंड डिसीजन है। हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं बिजनेस में? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसको करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाता है? शेयर होल्डर को, ओनर्स को। किस फॉर्म में किया जाता है? डिविडेंड के फॉर्म में। तो डिविडेंड डिसीजन उसमें कवर होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं वेदर डिविडेंड इज टू बी पेड or not, and if yes, then in which quantity. तो ये 3 प्रकार के मेनली डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फटाफट कॉपी करिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं कॉपी करने के लिए, फटाफट इसे कॉपी करिए सब लोग। चलिए, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया इसको। तो ये 3 प्रकार के डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं, हमें
पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तीन चीजें ही पढ़नी है, ये तीन प्रकार के डिसीजन हमें लेने हैं पूरे टॉपिक में, पूरे सब्जेक्ट में। फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6। कैपिटल बस्टिंग के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एंड 8। वर्किंग कैपिटल के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 और डिविडेंड डिसीजन के लिए पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। टोटल चैप्टर्स आपके जो हैं वो 10 हैं। उस 10 में तो 4 to 10 तो बता ही दिया मैंने आपको एज अबव, यानी 10 में से 7 चैप्टर डिसीजन मेकिंग के, और बचे 3 चैप्टर जिसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 हम पढ़ ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 भी थ्योरी का है और चैप्टर 3 रेशियो का है। रेशियो एनालिसिस पढ़ा है सबने 12th में। रेशियो एनालिसिस सेम वही चैप्टर आपको यहां पे पढ़ना है। जाहिर सी बात है डेप्थ का फर्क होगा, बाकी चीजें वही है सारी। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं। मैंने एक तरह से आपको समरी दे दी कि 4 से 10 में तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है डिफरेंट, और 3 चैप्टर जो हैं वो अलग हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन है, एक में थ्योरी है और एक में रेशियो एनालिसिस है। ओके बच्चों, अब ये बताओ मेरे को, बात आ रही है डिसीजन की। देखिए मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अकाउंटिंग। ये सिंपल अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग में तो क्या होता है, जो भी डेटाज होते हैं, पास्ट डेटाज, कौन से डेटा, पास्ट डेटा जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है सिस्टमेटिक तरीके से, दैट इज अकाउंटिंग। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, हमें तो डिसीजन लेना है। हमें यहां पे डेटाज के साथ खेलना है। डिफरेंट डेटाज हैं, उनको एनालिटिकल तरीके से हमें स्टडी करना है और उनसे हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। इट इज नॉट सिंपल अकाउंटिंग। यहां पर आपका कैलकुलेशन आपको करनी होगी, डिफरेंट कैलकुलेशंस, जो डेटाज हैं उनका यूज करना होगा। अच्छा ये बताइए मुझे, बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग पास्ट के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है कि फ्यूचर के लिए होता है? बताइए, डिसीजन मेकिंग हम किसके लिए करते हैं? ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए। डिसीजन मेकिंग इज डन फॉर फ्यूचर। समझ में आ गई बात? डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। तो किस बेसिस पे की जाती है? एस्टिमेटेड बेसिस पे। फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है तो डेटा क्या होंगे? एस्टिमेटेड डेटा ही तो होंगे। फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है तो डेटा कहां से लाएंगे भाई? डेटा एस्टिमेटेड ही होंगे। हालांकि जो एस्टिमेशन हम करते हैं इसके भी बेसिस होते हैं। ये डेटा हम कहां से लाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस से, मार्केट सर्वे से, या अदर कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करते हैं। तो इन सब इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम एस्टिमेटेड डेटा निकालते हैं और उस एस्टिमेटेड डेटा के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा एस्टिमेशन पर बेस्ड है। हालांकि एस्टिमेशन हम कोई हवा में तीर मारने वाले नहीं है, तुक्का नहीं मारने वाले हैं। दे शुड बी सम बेसिस। एस्टिमेशन करने का बेसिस होना चाहिए, और बेसिस क्या हो सकता है? पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, मार्केट सर्वे हो सकते हैं, और भी बहुत सारी तरह तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिनका हम यूज कर सकते हैं उस एस्टिमेशन को करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा, जब एस्टिमेशन की बात आती है we have to use certain assumptions
एंड लॉजिक्स। अब बात जब एस्टिमेशन की आ जाती है बेटा, तो एस्टिमेशन, जब बात एस्टिमेशन की आ गई तो अब हमें यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमें कुछ अजम्पशंस और लॉजिक्स का यूज करना होगा, क्योंकि डेटा तो है ही नहीं आपके पास। डिसीजन आपको फ्यूचर के लिए लेना है तो डेटा तो अवेलेबल ही नहीं है। डेटा आपको क्रिएट करना होगा, और ये डेटा क्रिएट किस बेसिस पे होगा? एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा। और ये एस्टिमेशन कैसे करेंगे? हालांकि उसका बेसिस होगा, लेकिन होगा तो एस्टिमेटेड ही ना। तो जब एस्टिमेशन की बात आ जाती है तो कुछ, चूंकि डेटाज की कमी है, लेकोना है, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ सकती है और लॉजिक का यूज करना पड़ सकता है। इट इज नॉट सिंपल अकाउंटिंग कि डेटा है उठा के डाल दिया, इसको जमा दिया, डेबिट क्रेडिट कर दिया, अकाउंट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एनालिटिकल स्टडी, ठीक है, तो ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें एनालिटिकल स्टडी करके डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी बच्चों। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज ज्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने कॉपी बनाई है, कई लोगों ने नहीं बनाई है, तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। लेकिन कल से हम रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज आप सबके पास प्रॉपर कॉपी बनी हुई हो, नोट्स आपको उसी में लिखने, नहीं तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। अभी यहां तक जो हमने पढ़ा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज वो आप पूछ लीजिए। रखेंगे आज के लिए इतना ही, आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो। Any doubt related to today's topic as well as financial management? थर्ड पेज वापस शो करना है कि ऋतिक को? थर्ड पेज, जस्ट ए मिनट रुकेंगे आप। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और इसके वर्किंग नोट्स। बेटा अजम्पशंस कई चीजें होती है ना, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा बेटा प्रांजल। अजम्पशंस मतलब कुछ डेटा अगर नहीं है तो उसे अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। बेटा मोस्ट प्रोबेबली तो जो मैं लिखवाऊंगा वो नोट्स हैं, लेकिन आपको मॉड्यूल थोड़ा बहुत एक बार रेफर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स में सब कवर हो जाएगा, लेकिन आईसीए का मॉड्यूल आप रेफर कर लीजिएगा। मेरे नोट्स अच्छे नोट्स हैं, नो डाउट, लेकिन मॉड्यूल एक बार रेफर जरूर करना है आपको। नहीं रोहन, एक्रूअल कंसेप्ट क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट अलग चीज है बेटा, एक्रूअल कंसेप्ट नहीं। कैपिटल बस्टिंग हम पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। एनीबडी एल्स? तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।